यह कहानी उस शहर की है जहां सूरज आग उगल रहा था। गर्मी का ऐसा आलम था कि लगता था आसमान ने अपनी सारी तपन जमीन पर उड़ेल दी हो। गलियां सूनी थीं, जानवर हाँफ रहे थे और इंसान छांव की एक एक इंच जमीन के लिए तरस रहे थे। इसी शहर के सबसे बड़े बाजार के ठीक बीचों बीच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो उस तपते रेगिस्तान में एक नखलिस्तान ओएसिस जैसा था। उसकी घनी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी छांव इतनी गहरी और ठंडी थी कि वहां बैठकर पल भर में सारी थकान दूर हो जाती थी। गांव के मुसाफिर, गरीब मजदूर और थकेहारे जानवर सब उसी पेड़ की छांव में पनाह लेते थे। वह पेड़ सबका था, या कम से सबका होना चाहिए था। लेकिन अफसोस ऐसा था नहीं। वह जमीन जिस पर वह विशाल पेड़ खड़ा था, शहर के सबसे अमीर और सबसे कंजूस सेठ हजारीमल की थी। हजारीमल का नाम तो हजारीमल था, पर उसका दिल एक कौड़ी का भी नहीं था। वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे लोगों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। उसने पेड़ के चारों ओर एक छोटी सी बाड़ लगा रखी थी और अपने एक लठैत को वहां बिठा रखा था। उसका नियम सीधा था, छांव चाहिए तो पैसे दो। जो भी उस पेड़ के नीचे बैठना चाहता, हजारीमल उससे कुछ सिक्के वसूलता। जो पैसे नहीं दे पाता, उसे उस जलती धूप में धक्के मारकर भगा दिया जाता। लोग मन ही मन उसे कोसते, पर उसकी अमीरी और ताकत के आगे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। वह पेड़ जो कुदरत का दिया एक अनमोल तोहफा था, हजारीमल की लालच की दुकान बन चुका था। एक ऐसी ही आग बरसाती दोपहर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार से गुजर रहे थे। गर्मी से उनका और उनके गधे दोनों का बुरा हाल था। उनकी नजर बरगद के उस पेड़ पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि कुछ देर उस ठंडी छांव में सुस्ता लिया जाए। जैसे ही वह पेड़ की तरफ बढ़े, हजारीमल का लठैत डंडा लेकर खड़ा हो गया। ए मुल्ला, कहाँ जा रहे हो? सेठ जी का हुक्म नहीं सुना क्या? यहाँ बैठने के 2 सिक्के लगेंगे। मुल्ला ने हैरान होकर पूछा, पैसे? पेड़ की छांव में बैठने के पैसे? यह छांव तो ऊपर वाले की देन है, इस पर तुम्हारा हक कैसे हुआ? तभी अपनी दुकान की गद्दी पर बैठा हजारीमल हंसते हुए बोला, मुल्ला, ऊपर वाले ने पेड़ बनाया, पर जमीन तो मेरी है। और जब जमीन मेरी है तो उस पर खड़ा पेड़ भी मेरा हुआ, और पेड़ मेरा है तो उसकी परछाई भी मेरी हुई। समझे? या तो सिक्के निकालो या आगे बढ़ो। मुल्ला ने देखा कि पास में ही एक बूढ़ा मुसाफिर, जिसके पैरों में छाले पड़े थे, हांफता हुआ बैठा था। वह गिड़गिड़ा रहा था, सेठ जी, बस 5 मिनट बैठ जाने दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन हजारीमल ने बेरहमी से कहा, मुफ्त की छांव चाहिए तो जाकर अपना खुद का पेड़ लगाओ। चलो हटो यहाँ से, और लठैत ने उस बूढ़े आदमी को वहां से उठा दिया। यह देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन का दिल दुख से भर गया। यह सरासर अन्याय था। कुदरत की नेमत पर एक लालची इंसान का कब्जा। मुल्ला ने फैसला कर लिया कि इस सेठ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन ताकत से नहीं, अक्ल से। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। वह मुस्कुराए और सीधे सेठ हजारीमल के पास पहुंच गए। मुल्ला ने बड़े अदब से कहा, सेठ जी, आप तो बड़े ज्ञानी और व्यापारी आदमी हैं। आपकी बात में दम है। जब पेड़ आपका है तो परछाई भी आपकी ही हुई। हजारीमल अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। हाँ मुल्ला, अक्ल की बात तो मैं हमेशा ही करता हूँ। मुल्ला ने कहा, सेठ जी, मैं रोज रोज सिक्के देने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न आपसे एक सौदा कर लूं। सौदा? कैसा सौदा? हजारीमल ने उत्सुकता से पूछा।
मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं आपसे इस पेड़ की परछाई खरीदना चाहता हूं, हमेशा के लिए। आप बस मुझे यह परछाई बेच दीजिए। आप इसकी जो भी कीमत कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। यह सुनकर हजारीमल पहले तो चौंक गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, मुल्ला, लगता है गर्मी तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। अरे भला कोई परछाई भी खरीदता बेचता है क्या? परछाई तो कोई चीज ही नहीं है, वह तो बस धूप का न होना है। मुल्ला ने मासूमियत से कहा, सेठ जी, आप ही ने तो कहा था कि परछाई आपकी है। अगर वह आपकी है तो आप उसे बेच भी सकते हैं। सोचिए, आपको एक ऐसी चीज के पैसे मिल रहे हैं जो असल में है ही नहीं। इससे बड़ा मुनाफे का सौदा और क्या होगा? आप पेड़ के मालिक बने रहेंगे, लकड़ी आपकी, फल आपके, बस परछाई मेरी हो जाएगी। हजारीमल की लालची आंखों में चमक आ गई। बात तो तुम पते की कर रहे हो मुल्ला। एक न कुछ चीज के बदले कुछ मिल जाए तो बुराई क्या है? यह तो बैठे बिठाए कमाई है, उसने सोचा। यह मुल्ला तो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं आज इसे अच्छे से लूटूंगा। हजारीमल ने अकड़कर कहा, ठीक है मुल्ला, अगर तुम इस परछाई को खरीदने पर इतने ही तुले हो तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे 1000 चांदी के सिक्के लगेंगे। उसने सोचा था कि इतनी बड़ी रकम सुनकर मुल्ला पीछे हट जाएगा, लेकिन मुल्ला ने तुरंत अपनी कमर में बंधी पोटली खोली और सिक्के गिनने लगे। यह देखकर हजारीमल की आंखें फटी रह गईं। मुल्ला ने 1000 सिक्के निकालकर उसकी मेज पर रख दिए। यह लीजिए सेठ जी, पूरे 1000 सिक्के। अब यह परछाई मेरी हुई, मुल्ला ने कहा। 1 मिनट रुको, मुल्ला ने आगे कहा, सौदा कच्चा नहीं होना चाहिए। हम इसका एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ताकि कल को कोई मुकर न सके। और इस पर बाजार के कुछ लोगों की गवाही भी होगी। हजारीमल तो खुशी से पागल हो रहा था। उसने तुरंत कागज कलम मंगवाया। दस्तावेज तैयार हुआ, जिस पर साफ साफ लिखा था, आज की तारीख से सेठ हजारीमल ने अपने बरगद के पेड़ की परछाई को हमेशा हमेशा के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन को 1000 चांदी के सिक्कों में बेच दिया है। अब उस परछाई पर पूरा हक सिर्फ मुल्ला नसीरुद्दीन का होगा और वह अपनी इस संपत्ति का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है। इस पर दोनों ने दस्तखत किए और बाजार के पंचों ने गवाह के तौर पर अपने अंगूठे लगा दिए। सौदा पक्का हो गया। हजारीमल अपनी दुकान में बैठकर सिक्कों को खनखना रहा था और मुल्ला की बेवकूफी पर हंस रहा था। पूरे बाजार में खबर फैल गई कि मुल्ला ने 1000 सिक्कों में परछाई खरीद ली है। लोग मुल्ला का मजाक उड़ाने लगे। मुल्ला तो सठिया गया है, कोई कहता। हवा खरीदने चला था, कोई और हंसता। मुल्ला चुपचाप सब सुनते रहे और मुस्कुराते हुए अपने घर चले गए। वह सही समय का इंतजार कर रहे थे। अगली दोपहर जब गर्मी अपने चरम पर थी, मुल्ला नसीरुद्दीन एक दरी और खाने पीने का कुछ सामान लेकर बाजार पहुंचे। उस समय पेड़ की परछाई पूरब की ओर फैली हुई थी, जो सड़क के एक हिस्से को ढक रही थी। मुल्ला ने बड़े आराम से अपनी दरी बिछाई और उस पर लेट गए। आह! अपनी खरीदी हुई संपत्ति में आराम करने का मजा ही कुछ और है, उन्होंने जोर से कहा। हजारीमल अपनी दुकान से यह सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। ठीक है बेवकूफ, कर आराम अपनी परछाई में। तभी मुल्ला ने पास से गुजर रहे कुछ थकेहारे मजदूरों को आवाज दी, अरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो इस जलती धूप में? आओ आओ, मेरी परछाई में आकर बैठो। आज से यह छाव सबकी है, कोई पैसा नहीं लगेगा। मजदूर पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब मुल्ला ने उन्हें प्यार से बुलाया
तो वे आकर बैठ गए। मुल्ला ने उन्हें पानी पिलाया और अपने साथ लाया खाना भी खिलाया। हजारीमल यह देखकर चिढ़ गया, पर वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि परछाई तो अब मुल्ला की थी। अब शुरू हुआ मुल्ला का असली खेल। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज पश्चिम की ओर बढ़ने लगा, और सूरज के साथ साथ पेड़ की परछाई भी अपनी जगह बदलने लगी। वह धीरे धीरे सड़क से खिसककर सेठ हजारीमल की दुकान की सीढ़ियों पर आ गई। मुल्ला ने अपनी दरी उठाई और मजदूरों से कहा, चलो भाइयों, अपनी संपत्ति खिसक रही है, हमें भी उसके साथ चलना होगा। और मुल्ला अपने साथियों के साथ ठीक हजारीमल की दुकान की सीढ़ियों पर जा बैठे, क्योंकि परछाई अब वहां थी। यह क्या कर रहे हो मुल्ला? यह मेरी दुकान की सीढ़ियां हैं। हटो यहां से, हजारीमल चिल्लाया। मुल्ला ने बड़ी शांति से दस्तावेज दिखाते हुए कहा, सेठ जी, मैं तो अपनी खरीदी हुई परछाई पर बैठा हूं। आपकी सीढ़ियां परछाई के नीचे आ गई हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर आपको ऐतराज है तो आप अपनी सीढ़ियां मेरी परछाई से हटा लीजिए। यह सुनकर सब हंसने लगे। हजारीमल गुस्से से मुंह फुलाकर चुप बैठ गया। अब तो मजा और बढ़ गया। घंटे भर बाद परछाई खिसककर हजारीमल की दुकान के अंदर घुस गई, जहां उसका कीमती सामान रखा था। मुल्ला भी अपने दोस्तों के साथ दुकान के अंदर घुस गए और सामान के बीचों बीच दरी बिछाकर बैठ गए। बाहर निकलो, मेरे सामान से दूर हटो, हजारीमल चीखा। क्यों सेठ जी? क्या हम अपनी परछाई में बैठ भी नहीं सकते? आपका सामान हमारी संपत्ति पर रखा है, मुल्ला ने जवाब दिया। अब तो हजारीमल के ग्राहकों का आना जाना भी बंद हो गया। उसकी दुकान में मुल्ला और उनके दोस्तों का जमावड़ा लगा था। शाम होते होते परछाई और लंबी हो गई और खिसककर दुकान के पिछले हिस्से में पहुंच गई, जहां हजारीमल की तिजोरी रखी थी और जहां वह खुद गद्दी पर बैठता था। मुल्ला मुस्कुराते हुए उठे और बोले, सेठ जी, जरा उठने की तकलीफ करेंगे? अब परछाई यहां आ गई है और यह मेरी बैठने की जगह है। आप मेरी निजी संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। यह गैरकानूनी है। अब तो हजारीमल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी अपनी ही दुकान में, उसकी अपनी ही गद्दी पर बैठने से उसे रोका जा रहा था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मुल्ला, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं यह सौदा रद्द करता हूं। ऐसे कैसे रद्द कर सकते हैं? मुल्ला ने दस्तावेज हवा में लहराया। इस पर पंचों की गवाही है। यह एक पक्का सौदा है। या तो आप मेरी संपत्ति खाली कीजिए, या फिर मैं काजी साहब के पास जाकर शिकायत करता हूं कि आप मेरी खरीदी हुई जमीन, माफ करना, परछाई पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। हजारीमल की हालत देखने लायक थी। वह अपनी ही दुकान में एक कैदी की तरह बन गया था। वह न बैठ सकता था, न अपना काम कर सकता था। चारों तरफ लोग खड़े तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जिस परछाई को बेचकर वह खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, वही परछाई आज उसके लिए एक मुसीबत बन गई थी। वह पूरी तरह से हार चुका था। उसने हाथ जोड़ लिए। मुल्ला, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम अपनी यह मनहूस परछाई वापस ले लो और मेरे 1000 सिक्के भी वापस ले लो। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सेठ जी, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। और अब तो इस परछाई की कीमत भी बढ़ गई है। यह अब 1000 सिक्कों की नहीं रही। तो तुम क्या चाहते हो? हजारीमल ने गिड़गिड़ाकर पूछा। मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी यह मुसीबत लौटा सकता हूं, पर मेरी 2 शर्तें हैं। मुझे सब मंजूर है, बस बताओ। मुल्ला ने अपनी पहली शर्त बताई,
पहली शर्त, जो 1000 सिक्के मैंने तुम्हें दिए थे वो मैं वापस नहीं लूंगा, वो अब मेरे हैं। हजारीमल ने भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है। और दूसरी और सबसे जरूरी शर्त, मुल्ला ने अपनी आवाज गंभीर करते हुए कहा, आज के बाद इस पेड़ की छाव किसी एक की जागीर नहीं होगी। यह हर उस इंसान और जानवर के लिए मुफ्त होगी जिसे इसकी जरूरत है। कोई भी कभी भी यहां आकर सुस्ता सकता है। तुम किसी से एक पैसा भी नहीं लोगे। बोलो, मंजूर है? हजारीमल को अपनी लालच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। मुझे मंजूर है, मुल्ला। आज से यह छाव सबकी है। उस दिन के बाद सेठ हजारीमल ने कभी किसी को उस पेड़ के नीचे बैठने से नहीं रोका, और मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन 1000 सिक्कों से गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन बुद्धिमानी की एक छोटी सी किरण भी बड़े से बड़े अंधेरे को दूर कर सकती है। मुल्ला ने यह साबित कर दिया कि जो चीजें कुदरत ने हम सबको दी हैं, उन पर किसी एक का हक नहीं हो सकता। वह पेड़ और उसकी ठंडी छाव आज भी उस शहर में मुल्ला की अक्लमंदी और दरियादिली की कहानी सुनाते हैं। कहानी 2। यह कहानी उस शहर की है जहां दीवारें सिर्फ घरों को ही नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ती थीं। यहाँ लोगों के राज कम और छतें ज्यादा साझी हुआ करती थीं। इन्हीं गलियों में रहते थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन, एक ऐसा हीरा जिसे दुनिया कभी समझदार कहती, कभी नादान, पर कोई भी उनकी बुद्धिमानी की चमक को नजरअंदाज नहीं कर पाता था। मुल्ला का घर पुराना और साधारण था, लेकिन उनकी सोच हमेशा नई और असाधारण होती थी। उनके ठीक बगल में घर था करीम बख्श का। करीम बख्श एक मेहनती लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा और अपनी चीजों को लेकर बहुत सावधान रहने वाला आदमी था। उसने हाल ही में अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर अपने घर की मरम्मत करवाई थी, खासकर अपनी छत की। उसकी छत अब पूरे मोहल्ले में सबसे नई और मजबूत दिखती थी, और करीम बख्श इस बात पर ऐसे इतराता था जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। वह दिन में 10 बार अपनी छत पर चढ़कर उसे निहारता और किसी को भी उस पर बिना इजाजत पैर रखने की सख्त मनाही थी। एक सुस्त सी दोपहर थी। हवा में शांति घुली हुई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आंगन में बैठे ऊँघ रहे थे, तभी उनकी पालतू बिल्ली, जिसे वो प्यार से बिजली कहते थे, फुर्ती से उनकी गोद से कूदी और दीवार पर चढ़ गई। बिजली बड़ी नटखट थी। वह मुल्ला के घर की छत से होती हुई एक लंबी छलांग लगाकर करीम बख्श की नईनवेली छत पर जा पहुंची और बड़े आराम से बैठकर धूप सेंकने लगी। मुल्ला की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बिजली पड़ोसी की निषिद्ध छत पर विराजमान है। मुल्ला जानते थे कि अगर करीम ने उसे देख लिया तो वह आसमान सिर पर उठा लेगा। अरे बिजली, नीचे आ जा, मुल्ला ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन बिजली ने ऐसे कान हिलाए जैसे कह रही हो, यहाँ की धूप बहुत अच्छी है, मैं तो नहीं आ रही। मुल्ला को चिंता हुई। वह नहीं चाहते थे कि एक छोटी सी बिल्ली की वजह से पड़ोसी से उनका रिश्ता खराब हो। उन्होंने फैसला किया कि वह चुपके से छत पर जाकर बिजली को पकड़ लाएंगे, इससे पहले कि करीम बख्श की नजर उस पर पड़े। मुल्ला किसी जासूस की तरह बिना आवाज किए अपनी छत पर पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा। करीम बख्श कहीं नजर नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा मौका है, मुल्ला ने सोचा। मुल्ला की छत और करीम की छत के बीच बस एक छोटी सी दीवार थी। मुल्ला ने सावधानी से उस दीवार पर पैर रखा और एक ही झटके में करीम की छत पर उतर गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की सतह कितनी चिकनी और नई है। वाह! करीम ने सच में बहुत पैसा खर्च किया है,
मुल्ला ने मन ही मन सोचा। बिजली उनसे कुछ ही कदम की दूरी पर बैठी थी। मुल्ला ने उसे प्यार से पुकारा, आजा मेरी बच्ची, आजा। बिजली ने उन्हें देखा और खेल के मूड में आ गई। वह 2 कदम आगे बढ़ी और फिर रुक गई, अपनी पूंछ हिलाते हुए, जैसे मुल्ला को चिढ़ा रही हो। अरे तंग मत कर, मुल्ला ने कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वह अपने मिशन में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने यह ध्यान ही नहीं दिया कि छत का एक हिस्सा, जो कोने में था, बाकी छत से थोड़ा अलग दिख रहा था। वहां की मिट्टी और प्लास्टर अभी भी गीले लग रहे थे। करीम बख्श ने मजदूरों को उस हिस्से को सबसे आखिर में ठीक करने को कहा था और वह अभी पूरी तरह सूखा नहीं था। जैसे ही मुल्ला ने उस गीले हिस्से पर अपना पैर रखा, एक अनहोनी हो गई। कड़! एक भयानक आवाज आई। इससे पहले कि मुल्ला कुछ समझ पाते, उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। छत का वह कच्चा हिस्सा टूट गया और मुल्ला धड़ाम। किस्मत अच्छी थी कि करीम बख्श की बीवी ने उस कमरे में गद्दे भरने के लिए रुई का एक बड़ा सा ढेर लगा रखा था। मुल्ला सीधे उसी रुई के नरम ढेर पर गिरे। उन्हें गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन उनका पूरा शरीर हिल गया था और हर जोड़ में दर्द की एक लहर दौड़ गई थी। वह रुई के बादलों में ऐसे धंस गए थे जैसे कोई आसमान से गिरा खजूर रुई पर अटका हो। उनके मुंह, नाक, कान, हर जगह रुई भर गई थी। छत में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिससे सूरज की रोशनी सीधे कमरे में आ रही थी। बाहर आंगन में बैठा करीम बख्श यह भयानक आवाज सुनकर दौड़ा आया। उसने जैसे ही अपने कमरे का नजारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी नईनवेली छत में एक आदमी के आकार का छेद था और नीचे रुई के ढेर में से 2 पैर बाहर निकले हुए थे, जो धीरे धीरे हिल रहे थे। ये क्या हुआ? मेरे घर में डाकू घुस आया। चोर! चोर! करीम चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। 2 लोगों ने हिम्मत करके अंदर झांका। उन्होंने रुई में धंसे मुल्ला को पहचाना। अरे, यह तो मुल्ला जी हैं, एक ने कहा। सबने मिलकर मुल्ला को रुई के ढेर से बाहर निकाला। मुल्ला दर्द से कराह रहे थे। आह! मेरी कमर, मेरा पैर टूट गया सब। अब तक करीम बख्श का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छत पर चढ़ने की? देखो, तुमने मेरी लाखों की छत का क्या हाल कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले तो बिना पूछे मेरी छत पर चढ़े और फिर उसे तोड़ भी दिया। तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। भीड़ में खड़े लोग भी कानाफूसी करने लगे। हाँ, गलती तो मुल्ला की ही है। बेचारा करीम, उसने कितने शौक से छत बनवाई थी। मुल्ला ने दर्द से कराहते हुए एक आंख खोली। उन्होंने करीम बख्श को देखा, फिर भीड़ को देखा और फिर छत में हुए उस बड़े से छेद को देखा। एक पल के लिए वह चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। सब इंतजार कर रहे थे कि मुल्ला अपनी गलती मानेंगे और माफी मांगेंगे। लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश की और अपनी कमर पकड़कर बोले, हर्जाना। हर्जाना तो तुम्हें मुझे देना चाहिए, करीम बख्श। यह सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। करीम बख्श का तो मुंह ही खुला रह गया। क्या? मैं तुम्हें हर्जाना दूं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? गिरे तुम, तोड़ी तुमने मेरी छत और हर्जाना मैं दूं? यह कौन सा इंसाफ है? मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से कहा, भाइयों, आप ही बताइए। मैं एक सीधा सादा आदमी, शांति से अपने घर की छत पर टहल रहा था। करीम बीच में ही चिल्लाया, झूठ! तुम मेरी छत पर थे।
मुल्ला ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। तभी अचानक तुम्हारी इस धोखेबाज छत ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इसने मुझे पकड़ लिया और नीचे फेंक दिया। यह छत नहीं, एक जाल है, एक फंदा है। अगर इसकी जगह कोई बच्चा होता तो उसका क्या होता? यह तो सरासर लापरवाही का मामला है। तुम्हें ऐसी कमजोर और जानलेवा छत बनाने के लिए सजा मिलनी चाहिए। मेरी हड्डियां टूट गईं, मेरे कपड़े फट गए और तुम मुझसे ही हर्जाना मांग रहे हो। मुल्ला की बातें सुनकर लोगों के होश उड़ गए। कुछ नौजवान अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे, जबकि बड़े बुजुर्ग सोच में पड़ गए। मुल्ला की बात में तर्क तो था, भले ही वह उल्टा था। करीम बख्श गुस्से से कांप रहा था। यह बकवास बंद करो मुल्ला। तुम एक चोर की तरह मेरी छत पर आए थे। चोर? मुल्ला ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा। तुमने मुझे चोर कहा? भाइयों, इसने मुझे चोर कहा। मैं, जो पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिया, आज उस पर चोरी का इल्जाम लग रहा है। इसका फैसला अब यहां नहीं होगा। इसका फैसला शहर के काजी साहब करेंगे। वही बताएंगे कि असली दोषी कौन है, मैं जो गिरा या यह छत जिसने मुझे गिराया। मामला अब बहुत बढ़ चुका था। बात काजी तक पहुंच गई। शहर के काजी साहब बड़े ज्ञानी और सख्त मिजाज के थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के मामलों में उनका भी सिर चकरा जाता था। काजी की अदालत खचाखच भरी हुई थी। हर कोई यह अनोखा मुकदमा देखने आया था। काजी ने गंभीरता से पूछा, करीम बख्श, तुम अपनी शिकायत बताओ। करीम ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह आदमी मुल्ला नसीरुद्दीन बिना मेरी इजाजत के मेरी नई छत पर चढ़ा और उसे तोड़ दिया। छत में बड़ा सा छेद हो गया है और मेरा हजारों का नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह मेरे नुकसान की भरपाई करे। काजी ने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुल्ला एक बेंत का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। वह ऐसे चल रहे थे जैसे उनके शरीर की हर हड्डी दर्द कर रही हो। काजी साहब, उन्होंने धीमी और दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, मैं इंसाफ चाहता हूं। मैं अपने घर के पास से गुजर रहा था। झूठ! यह मेरी छत पर था। करीम फिर चिल्लाया। काजी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मुल्ला ने अपनी कहानी जारी रखी। मैं एक शरीफ इंसान की तरह खड़ा था कि अचानक इस आदमी की छत, जो ऊपर से बहुत मजबूत दिखती है पर अंदर से खोखली और धोखेबाज है, उसने मुझे अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच लिया। हुजूर, यह एक भौतिकी का नियम है। कमजोर चीजें मजबूत चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। मेरी मजबूत काया को इसकी कमजोर छत ने खींच लिया और मैं नीचे आ गिरा। यह सुनकर अदालत में बैठे लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। काजी साहब ने अपना सिर पकड़ लिया। मुल्ला, यह सब बेकार की बातें हैं। तुम उसकी छत पर क्या कर रहे थे, यह बताओ, काजी ने पूछा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, यह सवाल तो अप्रासंगिक है। मान लीजिए मैं वहां अपनी बिल्ली को पकड़ने गया था, या मान लीजिए मैं मौसम का हाल देखने गया था। वजह कोई भी हो, पर सवाल यह है कि क्या एक छत को टूटने का हक है? और अगर वह टूटती है तो क्या उस पर खड़े इंसान को चोट पहुंचाने का हक है? बिल्कुल नहीं। संपत्ति मालिक की होती है तो संपत्ति से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी मालिक की ही होती है। अगर करीम का पालतू कुत्ता मुझे काट ले तो सजा किसे मिलेगी? कुत्ते को या करीम को? जाहिर है करीम को। तो फिर इसकी छत ने मुझे गिराकर घायल कर दिया, तो इसका जिम्मेदार भी यही हुआ। इसे मेरी टूटी कमर का इलाज करवाना चाहिए और मुझे मुआवजा देना चाहिए। मुल्ला ने अपनी दलीलें इतने आत्मविश्वास और मासूमियत के साथ पेश की कि काजी साहब भी सोच में पड़ गए।
एक तरफ कानून और सामान्य ज्ञान था जो कह रहा था कि मुल्ला दोषी है। दूसरी तरफ मुल्ला का अनोखा तर्क था जो तकनीकी रूप से कहीं न कहीं सही लग रहा था। संपत्ति के मालिक की जिम्मेदारी का सिद्धांत। काजी साहब ने बहुत देर तक सोचा। वह जानते थे कि अगर उन्होंने मुल्ला को सजा दी तो वह कोई और नई मुसीबत खड़ी कर देगा, और अगर करीम को सजा दी तो यह सरासर नाइंसाफी होगी। उन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना था जो मुल्ला की ही तरह अनोखा हो। आखिरकार उन्होंने अपना फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मामले में गलती छत की है, काजी ने गंभीरता से कहा। सब हैरान रह गए। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। काजी ने आगे कहा, लेकिन छत को तो सजा दी नहीं जा सकती, इसलिए सजा उसके मालिक को मिलेगी, लेकिन सजा भी वैसी ही होगी जैसा अपराध हुआ है। करीम बख्श, तुम तुरंत अपनी छत की मरम्मत करवाओ और उसे पहले की तरह मजबूत बनाओ। करीम ने राहत की सांस ली। जी हुजूर, मैं आज ही करवाता हूँ। लेकिन फैसला अभी खत्म नहीं हुआ है, काजी ने कहा। जब छत पूरी तरह से ठीक हो जाए तो इस फैसले का दूसरा हिस्सा लागू होगा। करीम बख्श, तुम उसी जगह जाकर खड़े होगे जहां मुल्ला रुई के ढेर पर गिरा था, और मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम छत पर उसी जगह से करीम बख्श के ऊपर कूदोगे जहां से तुम गिरे थे। हिसाब बराबर, जैसा को तैसा। यह फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। करीम बख्श का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। नहीं, नहीं हुजूर, यह कैसा इंसाफ है? यह तो मुझे जान से मार देगा। और मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अभी तक दर्द से दुबले हुए जा रहे थे, अचानक सीधे खड़े हो गए। उनका लंगड़ाना गायब हो गया। उन्होंने अपना बेंत फेंका और फुर्ती से बोले, वाह काजी साहब, वाह! क्या इंसाफ किया है आपने। मुझे आपका फैसला पूरी तरह से मंजूर है। मैं तो कब से तैयार हूं अपने प्यारे पड़ोसी पर कूदने के लिए। यह देखकर करीम बख्श की तो रूह ही कांप गई। उसे पता था कि मुल्ला यह काम करने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएगा। वह दौड़कर काजी के पैरों में गिर पड़ा। नहीं हुजूर, मुझे कोई हर्जाना नहीं चाहिए। मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। मैं अपनी छत खुद ठीक करवा लूंगा। बस मुझे इस सजा से बचा लीजिए। मुल्ला को मेरे ऊपर कूदने से रोकिए। काजी ने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला ने बड़े भोलेपन से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, अगर मेरा पड़ोसी अपनी गलती मान रहा है और मुझसे डर रहा है तो मैं उसे माफ करने को तैयार हूं। आखिर पड़ोसी का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। मुकदमा खारिज हो गया। बाहर आकर मुल्ला ने करीम बख्श के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, दोस्त, गुस्सा मत हो। मैं बस तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी छत पर बिना पूछे आया, यह मेरी गलती थी। लेकिन तुमने भी तो छत का एक हिस्सा कच्चा छोड़ रखा था, यह तुम्हारी लापरवाही थी। जिंदगी में हम सब थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं। बेहतर है कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय मिलकर उसे सुधार लें। करीम बख्श को अब सारी बात समझ आ गई थी। उसे मुल्ला की बुद्धिमानी पर हैरानी भी हुई और हंसी भी आई। उस दिन के बाद करीम ने अपनी छत तो मजबूत बनवाई, लेकिन उसका दिल मुल्ला के लिए नरम हो गया। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे टेढ़े तर्क में ही सबसे सीधी बात छिपी होती है। कहानी 3। यह कहानी है उस समय की जब आसमान ज्यादा नीला और हवा ज्यादा साफ हुआ करती थी। या शायद ऐसा नहीं था, पर मुल्ला नसीरुद्दीन को ऐसा ही लगता था, खासकर जब उनका प्यारा गधा भोलू उनके साथ होता था।
भोलू सिर्फ एक गधा नहीं था, वह मुल्ला का साथी था, उनका हमराज था और कभी कभी तो उनका अकेला श्रोता भी। मुल्ला उससे बातें करते, अपनी परेशानियां बताते और भोलू बड़ी समझदारी से अपने कान हिलाकर सब सुनता, जैसे कह रहा हो, हाँ मुल्ला, मैं समझ रहा हूँ। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थीं। हर सुबह मुल्ला अपने हिस्से की पहली रोटी भोलू को खिलाते। भोलू भी मुल्ला के कदमों की आहट मीलों दूर से पहचान लेता था। वह गधा कम, परिवार का सदस्य ज्यादा था। एक दिन गांव में बड़ा बाजार लगा था। दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने आए थे। हवा में भुने मसालों की महक, लोगों का शोर और तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। मुल्ला भी अपने गधे भोलू की पीठ पर कुछ सब्जियां लादकर बाजार पहुंचे। उनका इरादा था कि सब्जियां बेचकर घर का कुछ जरूरी सामान खरीदेंगे। बाजार की रौनक देखकर मुल्ला का दिल खुश हो गया। उन्होंने अपनी सब्जियां एक कोने में लगाईं और ग्राहकों का इंतजार करने लगे। तभी उनकी नजर एक पुराने दोस्त पर पड़ी, जो एक हकीम था और दर्शन शास्त्र पर बड़ी बड़ी बातें करता था। अरे मुल्ला, तुम यहाँ? दोस्त ने आवाज लगाई। मुल्ला का मन भी बहस करने को मचल उठा। उन्होंने भोलू को पास के एक पेड़ से बांधा और अपने दोस्त के साथ बातों में मशगूल हो गए। बात शुरू हुई मौसम से और पहुंच गई जिंदगी के मकसद तक। क्या जिंदगी एक सपना है? क्या हम जो देखते हैं वही सच है? इन सवालों पर ऐसी गर्मागर्म बहस छिड़ी कि मुल्ला को समय का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। सूरज कब सिर पर चढ़ा और कब ढलने लगा, उन्हें पता ही नहीं चला। जब बहस खत्म हुई और पेट में चूहों ने दौड़ लगानी शुरू की, तब मुल्ला को अपने गधे का ख्याल आया। अरे मेरा भोलू! वह दौड़कर उस पेड़ के पास गए जहां उन्होंने भोलू को बांधा था। लेकिन वहां रस्सी तो थी, पर भोलू नहीं था। मुल्ला का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उन्होंने आसपास देखा, आवाजें लगाईं, भोलू, ओ भोलू, कहाँ हो? पर दूर दूर तक भोलू का कोई अतापता नहीं था। बाजार अब खाली हो रहा था। लोगों की भीड़ छंट चुकी थी। मुल्ला का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका सबसे प्यारा दोस्त, उनका भोलू, खो गया था। मुल्ला ने पूरे बाजार का कोना कोना छान मारा। उन्होंने हर दुकानदार से पूछा, हर आते जाते राही से सवाल किया, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है? उसके कान थोड़े लंबे हैं और उसकी आंखों में दुनिया की सारी मासूमियत है। लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते। कोई कहता, मुल्ला, हर गधे के कान लंबे होते हैं, तो कोई कहता, हमें तो हर गधा एक जैसा ही लगता है। रात हो गई पर भोलू नहीं मिला। मुल्ला थके हारे निराश मन से घर लौटे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें भोलू के बिना घर सूना सूना लग रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे भोलू रात में धीरे धीरे सांस लेता था, कैसे वह सुबह उन्हें अपनी आवाज से जगाता था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी ही गलती है। मैं ही उसे अकेला छोड़कर बहस में लग गया। अगला दिन भी ढूंढने में बीत गया। मुल्ला गांव से बाहर निकलकर खेतों और जंगलों की तरफ गए। वह हर झाड़ी के पीछे देखते, हर कुएं में झांकते। वह उसका नाम पुकारते पुकारते थक गए थे। उनकी आवाज बैठ गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे और उम्मीद की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। 2 दिन बीत चुके थे। मुल्ला की हालत देखकर गांव वालों को भी उन पर तरस आने लगा। कुछ लोग उनकी मदद के लिए भी आगे आए, पर भोलू का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तीसरे दिन की दोपहर को मुल्ला पूरी तरह से टूट चुके थे। वह एक पेड़ के नीचे हताश बैठे थे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। उन्हें लगा कि अब भोलू कभी वापस नहीं आएगा। शायद कोई चोर उसे चुरा कर ले गया हो,
या कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना चुका हो। यह सोचकर ही उनका कलेजा मुंह को आ गया। इसी निराशा और गुस्से की हालत में उन्होंने आसमान की तरफ देखा और चीख पड़े, ऐ खुदा, यह कैसा इम्तिहान है। उस बेजुबान जानवर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? उसी के कारण तो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। यह गधा मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर अगर मेरा गधा मुझे वापस मिल गया तो मैं उसे बेच दूंगा। हाँ, मैं उसे बेच दूंगा, और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सिक्के में बेच दूंगा। मैं ऐसी मुसीबत को दोबारा अपने पास नहीं रखूंगा। उनकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि पास से गुजर रहे कुछ गांव वालों ने भी सुन लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि मुल्ला सदमे में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। यह अजीब वादा करने के बाद मुल्ला को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वह थके कदमों से घर की ओर लौट रहे थे। उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी थी। वह बस घर पहुंचकर सोना चाहते थे। वह गांव के बाहर बहने वाली छोटी नदी के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक जानी पहचानी ढेंचू ढेंचू की आवाज सुनाई दी। मुल्ला के कान खड़े हो गए। यह आवाज, यह तो भोलू की आवाज थी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आवाज की दिशा में भागे। नदी के किनारे घनी झाड़ियों के पीछे उनका प्यारा भोलू खड़ा था। वह शांति से घास चर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद उसकी रस्सी खुल गई थी और वह घूमता घामता यहां तक आ पहुंचा था। भोलू ने जैसे ही मुल्ला को देखा, वह खुशी से रेंकने लगा। मुल्ला दौड़कर उसके गले से लिपट गए। उन्होंने उसे चूमा, उसे सहलाया, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भोलू, मेरे प्यारे भोलू, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितना ढूंढा। भोलू ने प्यार से अपना सिर मुल्ला के कंधे पर रख दिया। उस एक पल में मुल्ला अपनी सारी थकान, अपनी सारी परेशानी भूल गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज वापस मिल गई हो। वह खुशी खुशी भोलू को लेकर गांव की ओर चल दिए। गांव वालों ने जब मुल्ला को उनके गधे के साथ देखा तो वे भी खुश हो गए। वे मुल्ला को बधाई देने लगे। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने मुल्ला को याद दिलाया, मुल्ला, मुबारक हो, तुम्हारा गधा मिल गया। अब तुम अपना वादा कब पूरा कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि अगर यह मिल गया तो इसे एक सिक्के में बेच दोगे। यह सुनते ही मुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे हाँ, वादा? उन्होंने गुस्से और हताशा में क्या कह दिया था? अब पूरे गांव को यह बात पता चल चुकी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जुबान के पक्के माने जाते थे। अब वह अपने वादे से कैसे मुकर सकते थे? उनका चेहरा उतर गया। जिस गधे के मिलने की वह इतनी दुआ कर रहे थे, अब उसे बेचने का संकट उनके सिर पर आ खड़ा हुआ था। वह भोलू को एक सिक्के में कैसे बेच सकते थे? यह तो उसके साथ नाइंसाफी होती। और वह भोलू के बिना रहेंगे कैसे? यह ख्याल आते ही उनकी आंखों में फिर से पानी भर आया। वह चुपचाप भोलू को लेकर घर आ गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वह सोचते रहे, मैं क्या करूं? अगर वादा तोड़ता हूं तो गांव वाले क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? और अगर वादा निभाता हूं तो अपने प्यारे भोलू को खो दूंगा। वह करवटें बदलते रहे। भोलू पास ही में खड़ा था, जैसे अपने मालिक की परेशानी समझ रहा हो। सुबह होते होते मुल्ला के थके हुए चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आई। उनके दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। उन्हें एक तरकीब सूझ गई थी।
एक ऐसी तरकीब जिससे उनका वादा भी पूरा हो जाए और उनका प्यारा भोलू भी उनके पास रह जाए। अगले दिन शुक्रवार था, बाजार का दिन। मुल्ला सुबह सुबह उठे। उन्होंने भोलू को अच्छे से नहलाया और उसे सजाया। फिर उन्होंने घर में घूम रही एक छोटी सी बिल्ली को पकड़ा और उसके गले में एक घंटी बांध दी। वह भोलू और उस बिल्ली को लेकर बाजार की ओर चल दिए। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे। मुल्ला, आज तो तुम अपने गधे को सच में बेचने आए हो, एक ने कहा। मुल्ला ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उन्होंने बाजार के बीचों बीच एक जगह चुनी और जोर से आवाज लगाई, आओ आओ, शानदार गधा ले लो। बहुत ही समझदार और वफादार गधा। और कीमत? कीमत सुनकर हैरान रह जाओगे। भीड़ जमा होने लगी। लोग यह देखने आए थे कि मुल्ला सच में अपना गधा बेच रहे हैं या नहीं। एक अमीर व्यापारी जो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था, आगे आया। उसने अकड़कर पूछा, हाँ तो मुल्ला, क्या कीमत है इस मरियल से गधे की? मुल्ला ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, जनाब, वादे के मुताबिक इस गधे की कीमत है सिर्फ एक चांदी का सिक्का। यह सुनकर सब हैरान रह गए। एक सिक्का? इतने अच्छे गधे के लिए? व्यापारी की तो आंखें चमक उठीं। यह तो सोने पर सुहागा था। उसने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और कहा, लाओ, यह लो एक सिक्का और गधा मेरा हुआ। मुल्ला ने सिक्का लेने से इनकार कर दिया और कहा, ठहरो जनाब, एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? व्यापारी ने चिढ़कर पूछा। मुल्ला ने उस छोटी सी बिल्ली को ऊपर उठाते हुए कहा, शर्त यह है कि आपको इस गधे के साथ यह बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। व्यापारी हंसा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। एक गधे के साथ एक बिल्ली मुफ्त, इससे अच्छा सौदा क्या होगा? बताओ, इस बिल्ली की क्या कीमत है? मुल्ला ने बड़े गंभीर चेहरे के साथ कहा, जनाब, इस बिल्ली की कीमत है 999 चांदी के सिक्के। यह सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सब जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है मुल्ला? एक मामूली सी बिल्ली के 999 सिक्के और इतने शानदार गधे का सिर्फ एक सिक्का। तुम पागल हो गए हो। मुल्ला ने कंधे उचकाते हुए कहा, जनाब, इसमें पागल होने वाली क्या बात है? मैंने वादा किया था कि मैं अपने गधे को एक सिक्के में बेचूंगा, और मैं बेच रहा हूं। लेकिन मैंने यह वादा तो नहीं किया था कि मैं अपनी बिल्ली कितने में बेचूंगा। और मेरी शर्त सीधी सादी है, दोनों को साथ में ही खरीदना पड़ेगा। गधा अलग से बिकाऊ नहीं है। अब व्यापारी को सारी बात समझ में आ गई। उसे समझ आ गया कि मुल्ला ने कितनी चतुराई से अपनी बात भी रख ली और अपने गधे को भी बचा लिया। कोई भी बेवकूफ 1000 सिक्के में एक गधा और एक बिल्ली नहीं खरीदने वाला था। व्यापारी बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया। भीड़ में खड़े लोग मुल्ला की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। वे समझ गए थे कि मुल्ला ने गुस्से में आकर एक मूर्खतापूर्ण वादा तो कर लिया था, लेकिन अब वह अपनी अक्लमंदी से उसे निभा भी रहे थे। दिन भर मुल्ला वहीं खड़े रहे। कई लोग आए, गधे को देखा, बिल्ली को देखा, कीमत सुनी और हंसते हुए आगे बढ़ गए। शाम तक कोई खरीदार नहीं मिला। सूरज ढलने पर मुल्ला ने घोषणा की, भाइयों और बहनों, मैंने अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश की। मैं सुबह से अपना गधा बेचने के लिए खड़ा हूं, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिला। लगता है खुदा भी यही चाहता है कि यह गधा मेरे पास ही रहे। यह कहकर वह अपने प्यारे भोलू और उस छोटी सी बिल्ली को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने अपना वादा भी निभाया और अपने दोस्त को भी नहीं खोया।
उस दिन के बाद मुल्ला ने एक सबक सीखा कि गुस्से और निराशा में कभी कोई वादा नहीं करना चाहिए, और अगर कभी कर भी बैठो तो उसे निभाने के लिए ताकत से नहीं, अक्ल से काम लेना चाहिए। और भोलू, वह हमेशा की तरह मुल्ला के साथ रहा, अपने कान हिलाकर उनकी बातें सुनता रहा और उन्हें यह याद दिलाता रहा कि दुनिया में सबसे कीमती चीजें वो होती हैं जिन्हें सिक्कों में तौला नहीं जा सकता। कहानी 4। बुखारा शहर अपनी रौनक और अपने बाजारों के लिए मशहूर था, लेकिन आजकल शहर की गलियों में एक और चीज मशहूर हो रही थी, हकीम शिफाउद्दौला का दवाखाना। हकीम साहब कोई मामूली हकीम नहीं थे। उन्होंने अपने नाम के आगे पीछे ऐसी उपाधियां लगा रखी थीं कि पढ़ने वाला ही आधा ठीक हो जाए। उनका दवाखाना शहर के सबसे चौड़े रास्ते पर था, जिसकी दीवारों पर ईरान से मंगवाए गए नीले पत्थर जड़े थे और दरवाजे पर सोने का पानी चढ़ा था। अंदर रेशमी गद्दे और मखमली तकिए थे। हकीम साहब खुद भी किसी नवाब से कम नहीं लगते थे। उनके कपड़े हमेशा इस्त्री किए हुए होते और उनकी दाढ़ी में लगा इत्र दूर से ही बता देता कि हकीम साहब तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन इस सारी चमकदमक के पीछे एक कड़वा सच था। हकीम शिफाउद्दौला जितने बड़े नाम वाले थे, उतने ही बड़े धोखेबाज भी। उनका इलाज करने का तरीका निराला था। मरीज चाहे सिर दर्द लेकर आए या पेट दर्द, चाहे किसी को नींद न आती हो या किसी का गधा बीमार हो, हकीम साहब की हर मर्ज की एक ही दवा थी, एक काले गाढ़े बदबूदार शरबत की शीशी, जिसका नाम उन्होंने शरबत-ए-हयात रखा था। वह दावा करते कि इस शरबत में दुनिया की नायाब जड़ी बूटियां हैं, जिन्हें वह खुद पहाड़ों से चुनकर लाते हैं। इसकी कीमत भी वह मरीज की शक्ल और उसके कपड़ों को देखकर तय करते। किसी गरीब से 10 दीनार तो किसी अमीर से 100 दीनार। शरबत का स्वाद ऐसा था कि जैसे किसी ने करेले, नीम और सड़ी हुई मछली को एक साथ पीस दिया हो। उसे पीकर मरीज की आत्मा तक कांप जाती। कुछ लोग तो दवा की कड़वाहट से ही इतने परेशान हो जाते कि अपनी असली बीमारी भूल जाते और खुद को ठीक हुआ मान लेते। बाकी लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन हकीम साहब उन्हें डांटकर कहते, तुम्हारे शरीर में पाप भरा है, इसलिए दवा असर नहीं कर रही। 10 शीशियां और पियो। शहर के लोग परेशान थे। पैसे भी जाते और सेहत भी न सुधरती। लेकिन हकीम की पहुंच ऊपर तक थी और उसका रुतबा ऐसा था कि कोई उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। यह बात जब मुल्ला नसीरुद्दीन के कानों तक पहुंची तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। मुल्ला अपने घर के आंगन में बैठे अपने गधे से बातें कर रहे थे। सुन रहे हो भाई? यह हकीम तो अल्लाह के बंदों को लूट रहा है। इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। गधे ने कान हिलाकर हामी भरी, जैसे कह रहा हो, जरूर मुल्ला, आप ही कुछ कर सकते हैं। मुल्ला ने फैसला कर लिया। इस हकीम को उसी की दवा का स्वाद चखाना होगा, और वह भी पूरे शहर के सामने। मुल्ला की बीमारी का नाटक। अगले दिन से ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक अजीब बीमारी का नाटक शुरू कर दिया। वह जब भी बाजार से गुजरते तो अजीब तरह से लंगड़ाकर चलते। कभी दायां पैर घसीटते तो कभी बायां। जब कोई पूछता, मुल्ला क्या हुआ, तो वह गहरी सांस लेकर कहते, क्या बताऊं भाई, एक नई बला ने घेर लिया है। मेरा बायां पैर सोचता है कि वह चिड़िया है और उड़ना चाहता है, जबकि मेरा दायां पैर खुद को लंगर समझता है और जमीन छोड़ना ही नहीं चाहता। दोनों की खींचतान में मैं फंसा हूं। लोग सुनकर हैरान होते और हंसते, लेकिन मुल्ला इतने गंभीर मुंह से यह बात कहते कि कुछ लोग चिंता में पड़ जाते। 2 दिन बाद उन्होंने अपनी बीमारी में एक और लक्षण जोड़ दिया। वह अपनी दाहिनी आंख बंद करके चलने लगे। जब किसी ने वजह पूछी तो बोले, अरे भाई, मेरी दाहिनी आंख को हर चीज उल्टी दिख रही है। आसमान नीचे और जमीन ऊपर।
अगर आंख खोलकर चलूंगा तो कहीं आसमान में न गिर जाऊं। उनकी इन हरकतों की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बेचारे मुल्ला, उम्र का असर है, दिमाग फिर गया है। यह सब हकीम शिफाउद्दौला के कानों तक भी पहुंचा। उसने अपने मन में सोचा, यह तो बड़ा अजीब मरीज है। अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो पूरे बुखारा में मेरे नाम का डंका बज जाएगा। और मुल्ला है तो सीधा सादा, इससे अच्छी खासी रकम भी ऐंठी जा सकती है। मुल्ला यही तो चाहते थे। उन्होंने अपने नाटक को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। एक सुबह वह अपने घर की छत पर चढ़ गए और अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो गए, जैसे उड़ने की तैयारी कर रहे हों। उनकी बीवी ने देखा तो चिल्लाई, अरे, यह क्या कर रहे हैं? नीचे गिर जाएंगे। मुल्ला ने नीचे देखे बिना जवाब दिया, चुप रहो बेगम, मुझे आज एक जरूरी काम से समरकंद जाना है। मेरा शरीर जाने से मना कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अपनी आत्मा को ही भेज दूं। बस वही भेजने की तैयारी कर रहा हूं। अब तो हद हो गई। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सबने मुल्ला को बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। लोगों ने उनकी बीवी को सलाह दी, इन्हें फौरन हकीम शिफाउद्दौला के पास ले जाओ, वही इनका इलाज कर सकते हैं। बीवी रोते पीटते मुल्ला को हकीम के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई। मुल्ला मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उनकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। हकीम के दवाखाने में मुल्ला को दो लोग सहारा देकर हकीम के दवाखाने तक ले गए। वह रास्ते भर बड़बड़ाते रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे उड़ने दो, मेरे पंख कहाँ हैं? हकीम के दवाखाने में पहले से ही भीड़ थी। मुल्ला की हालत देखकर सब उन्हें ही देखने लगे। हकीम साहब अपने मसंद पर बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में लालच का भाव लिए। मुल्ला को उनके सामने पेश किया गया। हकीम ने तिरछी निगाहों से मुल्ला को देखा और पूछा, हाँ तो क्या तकलीफ है नसीरुद्दीन? सुना है आजकल तुम्हारी तबीयत नासाज है। मुल्ला ने एक आह भरी और बोले, हकीम साहब क्या बताऊं? तकलीफ एक हो तो बताऊं। मेरा तो पूरा वजूद ही मुझसे बगावत कर बैठा है। मेरे कान अब सुनते नहीं बल्कि रंगों को देखते हैं। कल ही बाजार में किसी ने मुझे आवाज दी तो मुझे सब कुछ पीला पीला दिखने लगा। मेरी नाक अब सूंघती नहीं बल्कि आवाजें चखती है। जब तुम्हारी दुकान से इत्र की खुशबू आई तो मुझे लगा जैसे कोई सितार बज रहा हो। हकीम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसने आज तक ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वह अपनी अज्ञानता कैसे स्वीकार कर सकता था? उसने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, यह एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर बीमारी है। इसे वहमे ख्याली कहते हैं। इसमें इंसान की आत्मा और शरीर का तालमेल बिगड़ जाता है। खैर, तुम सही जगह आए हो। मेरे शरबत-ए-हयात के आगे दुनिया की कोई बीमारी नहीं टिक सकती। मुल्ला ने मासूमियत से पूछा, क्या आपका शरबत मेरे उड़ते हुए पैर और उल्टी देखती हुई आंख को भी ठीक कर देगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, हकीम ने सीना चौड़ा करके कहा। यह शरबत सीधा तुम्हारी आत्मा पर असर करता है। सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। उसने अपने सहायक को आवाज दी और एक बड़ी सी काली बोतल मंगवाई। बोतल पर शरबत-ए-हयात का चमकीला लेबल लगा था। हकीम ने बोतल मुल्ला की बीवी को थमाते हुए कहा, यह लो। इसकी कीमत 100 दीनार है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। 1 हफ्ते में तुम्हारा शौहर घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा। मुल्ला की बीवी ने 100 दीनार सुने तो उसका मुंह खुला रह गया। मुल्ला ने अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली
जिसमें मुश्किल से 100 दीनार थे, और कांपते हाथों से हकीम के सामने रख दिए। हकीम साहब, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है, बस मुझे ठीक कर दीजिए। हकीम ने लालची नजरों से थैली उठाई और कहा, फिक्र मत करो मुल्ला, अब तुम मेरे मरीज हो। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही ठीक हो जाओगे। मुल्ला और उनकी बीवी दवा लेकर घर लौट आए। रास्ते में मुल्ला की बीवी बड़बड़ाती रही, लुट गए हम, 100 दीनार पानी में गए। मुल्ला ने धीरे से कहा, सब्र करो बेगम, यह पानी नहीं, निवेश है। देखना इसका फल कितना मीठा होगा। योजना का दूसरा चरण। घर आकर मुल्ला ने शीशी को खोला तक नहीं। उन्होंने उसे अलमारी में रख दिया और अगले 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले। शहर में यह अफवाह फैल गई कि मुल्ला की हालत बहुत खराब है और हकीम की दवा भी असर नहीं कर रही। चौथे दिन मुल्ला सुबह सुबह बिल्कुल तंदुरुस्त होकर घर से बाहर निकले। वह सीधे चल रहे थे, उनकी दोनों आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। वह बाजार गए और हर किसी से बड़े अदब से मिलने लगे। लोगों ने उन्हें इस तरह देखकर पूछा, मुल्ला, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, क्या हकीम साहब की दवा ने कमाल कर दिया? मुल्ला ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कमाल? भाई, उसे कमाल कहना तो उस दवा की तौहीन होगी। वह तो एक चमत्कार है, एक करिश्मा है। ऐसा क्या हुआ? एक दुकानदार ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई राज की बात बता रहे हों। फिर धीमी आवाज में बोले, शुरू के 3 दिन तो दवा ने कोई असर नहीं किया। मैं निराश हो गया था। लेकिन कल रात जब मैंने आखिरी घूंट पी तो अचानक मेरे कमरे में एक रोशनी हुई। मुझे लगा जैसे मेरी आंखें खुल गई हैं, लेकिन यह दुनियावी आंखें नहीं थीं। मुझे हर चीज के आर पार दिखने लगा। आर पार? मतलब? सब हैरान थे। मुल्ला ने कहा, मतलब यह कि मुझे हर इंसान के मन की बात सुनाई देने लगी, हर चीज का अतीत और भविष्य दिखने लगा। मुझे पता चल गया कि मेरे पड़ोसी ने अपनी बीवी से छिपाकर मिठाई कहाँ रखी है। मुझे यह भी दिख गया कि कल बाजार में किस दुकान पर आग लगेगी। यह सुनकर वहां खड़े सब लोगों के होश उड़ गए। एक आदमी ने पूछा, तो क्या उस शरबत में कोई जादुई ताकत है? मुल्ला ने सिर हिलाया, जादुई नहीं, रूहानी ताकत। हकीम साहब ने मुझे बताया था कि यह शरबत आत्मा पर असर करता है। लगता है इसने मेरी आत्मा को इतना पाक कर दिया है कि मुझे वो सब दिखने लगा है जो आम इंसानों को नहीं दिखता। यह सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करता, यह इंसान को ज्ञानी बना देता है। यह कहकर मुल्ला आगे बढ़ गए, लेकिन अपने पीछे एक तूफान छोड़ गए। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे बुखारा में फैल गई। हकीम का शरबत सिर्फ दवा नहीं, बल्कि एक जादुई अमृत है। उसे पीकर मुल्ला नसीरुद्दीन को गैब का इल्म, भविष्य का ज्ञान हो गया है। हकीम की बेचैनी। जब यह खबर हकीम शिफाउद्दौला तक पहुंची तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। बकवास! मैंने तो उस शरबत में सिर्फ सड़ीगली जड़ी बूटियां और कड़वा रस मिलाया था। उसमें ऐसी कोई ताकत कैसे आ सकती है? लेकिन फिर उसके लालची दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाया। क्या पता, हो सकता है अनजाने में ही मेरे हाथ से कोई चमत्कारी नुस्खा बन गया हो। अगर ऐसा है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन सकता हूँ। मैं बादशाहों का भविष्य बताऊंगा, छिपे हुए खजानों का पता लगाऊंगा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने खुद कभी उस शरबत को नहीं चखा था। उसकी बदबू और स्वाद के बारे में सोचकर ही उसे उबकाई आ जाती थी। लेकिन अब ज्ञान और दौलत का लालच उसकी घृणा पर हावी हो रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं खुद इसे पीकर देखूं?
अगर मुल्ला जैसा बेवकूफ ज्ञानी बन सकता है तो मैं तो हकीम हूँ, मैं तो ब्रह्मांड के रहस्य जान जाऊंगा। लेकिन वह सबके सामने यह काम नहीं करना चाहता था। अगर कोई असर नहीं हुआ तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने फैसला किया कि वह मुल्ला से अकेले में मिलेगा और इस राज का पता लगाएगा। अंतिम चाल। अगले दिन हकीम खुद मुल्ला के घर पहुंच गया। मुल्ला आंगन में बैठे धूप सेंक रहे थे। हकीम को देखकर वह मुस्कुराए, आइए हकीम साहब, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरी रूहानी आंखों ने देख लिया था कि आप आज यहाँ आएंगे। हकीम की आंखें चमक उठीं। उसे मुल्ला की बात पर यकीन होने लगा। उसने बनावटी विनम्रता से कहा, मुल्ला, मैं यह सुनकर बहुत खुश हूं कि मेरी दवा ने तुम पर इतना अच्छा असर किया। लेकिन यह जो तुम्हें आर पार दिखने लगा है, यह तो मैंने भी नहीं सोचा था। क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो कि तुम्हें कैसा महसूस होता है? मुल्ला ने आंखें बंद कीं और बोले, हकीम साहब, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। क्या बात है? हकीम ने बेचैनी से पूछा। मुल्ला बोले, मुझे लगता है कि दवा का पूरा असर मुझ पर नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरी रूह में अभी भी कुछ मैल बाकी है। इस शरबत की पूरी ताकत तो सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसका दिल और दिमाग पाक हो और जिसने इसे खुद बनाया हो। यानी आप हकीम साहब। अगर आप इसे पिएंगे तो आपको सिर्फ लोगों के मन की बात ही नहीं बल्कि फरिश्तों की बातें भी सुनाई देंगी। यह सुनकर हकीम का लालच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन वह अभी भी थोड़ा आशंकित था। मुल्ला ने उसकी दुविधा को भांप लिया। उन्होंने कहा, देखिए हकीम साहब, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं चाहता हूँ कि आपके इस करिश्मे के बारे में पूरी दुनिया जाने। मैंने आज शाम शहर के चौक पर एक सभा बुलाई है। मैं सबको बताऊंगा कि आपके शरबत ने मुझ पर क्या असर किया। और मैं चाहता हूं कि आप भी वहां मौजूद रहें। जब सब लोग आपके चमत्कार को मान लेंगे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने अमृत की एक घूंट पीकर हमें ब्रह्मांड का कोई रहस्य बताएं। सोचिए, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। यह प्रस्ताव हकीम को बहुत पसंद आया। सबके सामने अपनी महानता साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। उसने फौरन हामी भर दी। हाँ हाँ मुल्ला, क्यों नहीं? यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं आज शाम जरूर आऊंगा। पर्दाफाश। शाम को शहर का चौक लोगों से खचाखच भर गया। हर कोई यह चमत्कार देखने आया था। हकीम शिफाउद्दौला अपनी सबसे कीमती पोशाक पहनकर एक ऊंचे मंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर गर्व और प्रत्याशा का भाव था। मुल्ला नसीरुद्दीन मंच पर आए और लोगों को संबोधित करना शुरू किया। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने उस महान व्यक्ति का शुक्रिया अदा करने आया हूं जिसने मुझे एक नई दृष्टि दी। यह है हकीम शिफाउद्दौला। इनके शरबत-ए-हयात ने न सिर्फ मेरी बीमारी ठीक की बल्कि मुझे वह ज्ञान दिया जो किताबों में भी नहीं मिलता। भीड़ ने तालियों से हकीम का स्वागत किया। मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दवा की पूरी शक्ति का अनुभव मैंने नहीं किया है। इसकी असली शक्ति का पता तो तभी चलेगा जब इसके निर्माता हमारे महान हकीम साहब खुद इसे हमारे सामने पिएंगे। हम सब यह देखना चाहते हैं कि इस अमृत को पीने के बाद हकीम साहब को क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है। भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, हकीम साहब, पीकर दिखाइए।
हमें भी कोई रहस्य बताइए। अब हकीम फंस चुका था। वह पूरी तैयारी से आया था। उसके सहायक ने एक बड़ी सजीदजी सुराही में शरबत एहतियात भरकर रखा था। अगर वह अब पीने से मना करता तो लोग उसे ढोंगी समझते। उसकी सारी इज्जत और साख दांव पर लगी थी। गहरी सांस लेकर उसने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक ने एक कीमती प्याले में वह काला बदबूदार शरबत डाला और हकीम को पेश किया। हकीम ने प्याले को हाथ में लिया। शरबत की तेज बदबू उसकी नाक में घुस रही थी, लेकिन लोगों के उत्साह भरे चेहरे देखकर उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक ही सांस में पूरा प्याला खाली कर गया। जैसे ही वह कड़वा, कसैला और घिनौना तरल उसके गले से नीचे उतरा, उसकी आंखों फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पहले पीला, फिर नीला और फिर हरा होने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह में जलता हुआ कोयला और कांटे एक साथ भर दिए हों। वह खांसने लगा, उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वह मंच पर ही तड़पने लगा। मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से उसके पास जाकर पूछा, बताइए हकीम साहब, बताइए आपको क्या दिख रहा है? क्या फरिश्ते आपसे बात कर रहे हैं? ब्रह्मांड का कौन सा रहस्य आप पर उजागर हुआ है? हकीम कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका गला पूरी तरह से चोक हो चुका था। बड़ी मुश्किल से खांसते और थूकते हुए उसके मुंह से कुछ शब्द निकले जो सच्चाई बयान कर रहे थे। उफ! झर! यह यह तो जानवरों का चारा है। कड़वा झर है। इसमें इसमें तो सिर्फ कचरा और सड़ी हुई पत्तियां हैं। यह सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक किसी एक कोने से हंसी का फव्वारा छूटा और देखते ही देखते पूरा चौक ठहाकों से गूंज उठा। लोगों को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। हकीम ने खुद ही अपने राज से पर्दा उठा दिया था। हकीम शिफाउद्दौला शर्मिंदगी और बेइज्जती से पानी पानी हो गया। वह किसी तरह मंच से उतरा और अपनी जान बचाकर भागा। उस दिन के बाद उसे फिर कभी बुखारा में नहीं देखा गया। लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की जय जयकार करने लगे। मुल्ला ने सबसे कहा, भाइयों, सबक बहुत सीधा है। जो दवा तुम दूसरों को पिलाते हो उसे खुद पीने का जिगर भी रखो। और याद रखो, असली शिफा, इलाज ईमानदारी और सच्चाई में है, चमक दमक और झूठे दावों में नहीं। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने हकीम को उसी की कड़वी दवा पिलाकर पूरे शहर को एक मीठा सबक सिखा दिया। कहानी 5। शहर अकशहर की अदालत अपनी गंभीरता और अपने काजी साहब की सख्त मिजाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। काजी इकरामुद्दीन कोई आम जज नहीं थे। उन्होंने कानून की इतनी किताबें पढ़ रखी थीं कि कहते हैं उनके दिमाग में धाराओं और उपधाराओं का एक पूरा पुस्तकालय बसा था। उनका दावा था कि दुनिया में ऐसा कोई मुकदमा नहीं जिसका फैसला वह अपनी तेज बुद्धि और कानून की किताबों के सहारे न कर सकें। वह तर्क और सबूत के बादशाह थे और भावनाओं या बेतुकी बातों से उन्हें सख्त नफरत थी। उनकी अदालत में हर चीज नपीतुली होती थी, वकीलों की दलीलें, गवाहों के बयान और यहाँ तक कि खामोशी भी। उन्हें अपनी इस काबिलियत पर इतना घमंड था कि वह अक्सर कहते, मेरी अदालत में सिर्फ सच और कानून की चलती है, किसी की चतुराई की नहीं। इसी शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन भी रहते थे। मुल्ला का जीवन काजी की अदालत से ठीक उल्टा था। उनकी दुनिया में तर्क कम, तजुर्बा ज्यादा था, कानून कम, समझ ज्यादा थी और गंभीरता कम, हंसी ज्यादा थी। जहां काजी साहब हर चीज को सीधा और सपाट देखते थे, वहीं मुल्ला हर चीज को उल्टा पुल्टा करके देखने के आदी थे। शहर के लोग जानते थे कि अगर कोई समस्या सीधी उंगली से हल न हो तो मुल्ला नसीरुद्दीन उसे अपनी टेढ़ी उंगली से जरूर सुलझा देंगे।
एक दिन अकशहर की अदालत में एक ऐसा मुकदमा आया जैसा पहले कभी किसी ने न सुना था। यह मुकदमा था दीवार की परछाई का। मामला कुछ यूं था कि करीम बख्श नाम का एक अमीर लेकिन लालची आदमी था। उसके घर के बगल में रहीम चाचा का एक छोटा सा कच्चा मकान था। रहीम चाचा एक गरीब जुलाहे थे जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। गर्मी के दिनों में जब सूरज आग उगलता तो रहीम चाचा अपने घर के बाहर करीम बख्श की ऊंची दीवार की छांव में बैठकर सुस्ता लिया करते थे। यह छांव उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। एक दिन करीम बख्श ने रहीम चाचा को अपनी दीवार की छांव में बैठे देखा तो उसके लालची दिमाग में एक खुराफात सूझी। वह रहीम चाचा के पास गया और बोला, रहीम चाचा, आप रोजाना मेरी दीवार की परछाई का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप इसका किराया नहीं देंगे? रहीम चाचा ने हैरान होकर कहा, किराया? परछाई का भी भला कोई किराया होता है? यह तो खुदा की देन है। करीम बख्श अकड़कर बोला, खुदा की देन सूरज की रोशनी है, परछाई नहीं। यह परछाई मेरी दीवार की वजह से बनती है। दीवार मेरी है तो परछाई भी मेरी हुई, और मेरी चीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको किराया देना ही पड़ेगा। गरीब रहीम चाचा ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन करीम बख्श नहीं माना। उसने धमकी दी कि अगर किराया नहीं मिला तो वह मामला काजी साहब के पास ले जाएगा। और हुआ भी यही। अगले हफ्ते करीम बख्श ने रहीम चाचा के खिलाफ परछाई का किराया न देने का मुकदमा दायर कर दिया। पूरे शहर में यह खबर फैल गई। लोग हैरान थे और करीम बख्श के लालच पर हंस रहे थे। लेकिन जब मामला काजी इकरामुद्दीन की अदालत में पहुंचा तो सबकी हंसी गायब हो गई। काजी साहब ने मुकदमे को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें यह कानूनी तर्क की एक दिलचस्प चुनौती लगी। रहीम चाचा मारे डर के कांप रहे थे। उनके पास न तो वकील करने के पैसे थे और न ही काजी के सामने कुछ कहने की हिम्मत। किसी ने उन्हें सलाह दी, चाचा, तुम सीधे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाओ, वही तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। निराश और हताश रहीम चाचा कांपते हुए कदमों से मुल्ला के घर पहुंचे। उस वक्त मुल्ला अपने गधे को आईना दिखा रहे थे और कह रहे थे, देख तू कितना खूबसूरत है, खुद को पहचान, दुनिया तुझ पर नाज करेगी। रहीम चाचा ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। मुल्ला ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। उन्होंने गधे की पीठ थपथपाई और रहीम चाचा से कहा, फिक्र मत करो चाचा, हम उस लालची करीम को और उस घमंडी काजी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम बस अदालत में मेरे पीछे पीछे चलना और जो मैं कहूं वही करना। अगले दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी। हर कोई यह अनोखा मुकदमा देखने आया था। काजी इकरामुद्दीन अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता ओढ़े। करीम बख्श ने अपना पक्ष रखा। उसने बड़े कानूनी अंदाज में दलील दी, हुजूर, संपत्ति का कानून कहता है कि जो चीज जिसकी है उससे होने वाला हर लाभ भी उसी का है। यह दीवार मेरी है, मैंने इसे अपने पैसों से बनवाया है, इसलिए इस दीवार से पैदा होने वाली परछाई भी मेरी संपत्ति है। रहीम चाचा महीनों से मेरी इस संपत्ति का मुफ्त में उपभोग कर रहे हैं। मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मुझे मेरी परछाई का किराया दिलवाया जाए। काजी इकरामुद्दीन करीम की दलील से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी मोटी कानूनी किताब खोली और कहा, तर्क में दम है। संपत्ति और उससे होने वाले लाभ का सिद्धांत तो यही कहता है। अब रहीम चाचा की बारी थी। वह डर के मारे कांप रहे थे। तभी अदालत के दरवाजे से मुल्ला नसीरुद्दीन ने प्रवेश किया। उन्होंने रहीम चाचा का हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देकर कटघरे तक ले गए।
काजी ने मुल्ला को देखकर अपनी भवें सिकोड़ी। नसीरुद्दीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कोई हंसीमजाक की जगह नहीं है। मुल्ला ने अदब से सिर झुकाकर कहा, काजी साहब, मैं रहीम चाचा का वकील हूँ और मैं यहाँ हंसीमजाक करने नहीं बल्कि इंसाफ में आपकी मदद करने आया हूँ। काजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो पेश करो अपनी दलील। तुम्हारे पास इस ठोस तर्क का क्या जवाब है कि दीवार करीम की है तो परछाई भी उसी की हुई? मुल्ला ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर मुस्कुराकर बोले, काजी साहब, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। हम मानते हैं कि दीवार करीम बख्श की है और इसलिए उसकी परछाई भी उसी की है। इसमें कोई शक नहीं। यह सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। करीम बख्श की खुशी का ठिकाना न रहा। रहीम चाचा घबराकर मुल्ला का चेहरा देखने लगे। काजी इकरामुद्दीन भी हैरान थे। उन्हें लगा कि मुल्ला ने तो बिना लड़े ही हार मान ली। काजी ने कहा, जब तुम यह मानते ही हो तो फिर यहाँ बहस के लिए क्या बचा है? किराया देना तय हुआ। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जरा सब्र कीजिए, मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है। हम यह तो मानते हैं कि परछाई हमारे दोस्त करीम बख्श की है, लेकिन एक छोटा सा मसला और है। क्या मसला? काजी ने अधीर होकर पूछा। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, हुजूर, यह तो सच है कि परछाई करीम बख्श की है, लेकिन वह परछाई पड़ती कहाँ है? काजी ने झुंझलाकर कहा, जमीन पर पड़ती है। और कहा? मुल्ला ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही हुजूर, जमीन पर। और वह जमीन किसकी है? वह जमीन मेरे मुवक्किल रहीम चाचा की है। उनकी मिल्कियत है। अब काजी के माथे पर बल पड़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला बात को कहाँ ले जा रहे हैं। मुल्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाई, काजी साहब, कानून का एक सिद्धांत यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी दूसरे की संपत्ति पर बिना इजाजत या बिना किराया दिए नहीं रख सकता। करीम बख्श साहब अपनी परछाई नाम की संपत्ति को दिन भर मेरे मुवक्किल रहीम चाचा की जमीन पर फैलाकर रखते हैं। उन्होंने अपनी परछाई से रहीम चाचा की जमीन को घेर रखा है। इसलिए हम अदालत से गुजारिश करते हैं कि करीम बख्श को आदेश दिया जाए कि वह रहीम चाचा की जमीन का इस्तेमाल करने के बदले में जमीन का किराया अदा करें। यह सुनते ही अदालत में एक अजीब सी खलबली मच गई। लोगों की दबीदबी हंसी सुनाई देने लगी। करीम बख्श का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उसके मुंह पर कालिख पोत दी हो। काजी इकरामुद्दीन की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वह पूरी तरह से उलझ चुके थे। मुल्ला ने उन्हीं के तर्क को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। अगर वह करीम के हक में फैसला देते कि परछाई का किराया मिलना चाहिए, तो उन्हें मुल्ला की इस दलील को भी मानना पड़ता कि जमीन का किराया भी मिलना चाहिए। यह एक ऐसा कानूनी जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। काजी ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए कहा, यह बेतुकी बात है। परछाई कोई ठोस चीज नहीं है जिसे कहीं रखा जा सके। मुल्ला ने फौरन जवाब दिया, माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन अगर परछाई इतनी बेतुकी और गैरठोस चीज है कि उसका किराया नहीं लिया जा सकता, तो फिर यह मुकदमा ही खारिज हो जाना चाहिए। और अगर यह इतनी ठोस और कीमती संपत्ति है कि इसका किराया वसूला जा सकता है, तो फिर इसे रखने के लिए इस्तेमाल हुई जमीन का किराया क्यों नहीं वसूला जा सकता? अब काजी के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपने ही बुने जाल में फंस गए थे। उनके चेहरे का रंग बदल रहा था। अदालत में बैठे लोग अब खुलकर हंसने लगे थे। मुल्ला ने मामले को और आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी जेब से एक नापने वाला फीता निकाला और कहा, हुजूर, बात सिर्फ किराए की नहीं है।
हमें यह भी हिसाब लगाना होगा कि करीम बख्श की परछाई मेरे मुवक्किल की कितनी जमीन घेरती है। सुबह के वक्त यह परछाई लंबी होती है तो ज्यादा जमीन का किराया लगेगा। दोपहर में यह छोटी हो जाती है तो किराया कम होगा। शाम को फिर लंबी हो जाती है तो किराया फिर बढ़ जाएगा। हमें हर घंटे के हिसाब से किराया तय करना होगा। यह कहकर मुल्ला रुके नहीं। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, और एक बात और काजी साहब, यह परछाई सिर्फ दीवार से नहीं बनती, इसके लिए सूरज की रोशनी भी जरूरी है। क्या करीम बख्श ने सूरज से कोई समझौता किया है? क्या उन्होंने सूरज को रोशनी देने के बदले कोई भुगतान किया है? अगर नहीं तो इस परछाई पर सूरज का भी आधा हक बनता है। हमें पहले सूरज का हिस्सा निकालना होगा। अब तो हद हो गई। पूरी अदालत ठहाकों से गूंज उठी। खुद काजी इकरामुद्दीन के चेहरे पर पसीना आ गया। उनका घमंड, उनका कानून का ज्ञान, सब मुल्ला की अजबगजब दलीलों के सामने धरे के धरे रह गए थे। वह समझ गए थे कि अगर यह मुकदमा एक पल भी और चला तो उनकी रहीसी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने गुस्से में अपना हथौड़ा मेज पर मारा और चिल्लाकर कहा, खामोश, खामोश हो जाओ सब। यह अदालत है, कोई तमाशा नहीं। फिर उन्होंने करीम बख्श की तरफ घूरकर देखा, जो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। काजी ने कहा, यह एक बेबुनियाद और वाहियात मुकदमा है। अदालत का समय बर्बाद करने के लिए तुम पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह मुकदमा यहीं खारिज किया जाता है। फिर उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही एक तरह की हार भी थी। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। मुल्ला ने अदब से सिर झुकाया और कहा, शुक्रिया काजी साहब, इंसाफ हो गया। वह रहीम चाचा का हाथ पकड़कर अदालत से बाहर निकल आए। बाहर पूरा शहर उनकी जय जयकार कर रहा था। करीम बख्श मुंह छिपाकर किसी तरह वहां से खिसक गया। उस दिन के बाद से काजी इकरामुद्दीन थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने समझ लिया था कि कानून और तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन समझदारी और इंसानियत उनसे भी ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह भी सीख लिया था कि मुल्ला नसीरुद्दीन से कभी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी सीधे सादे मामले को ऐसा उलझा सकते हैं कि सुलझाने वाले का ही दिमाग उलझ जाए।